नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भारत की राजनीति के भविष्य की। आने वाले 7 और 8 महीने जब लोकसभा के पोल्स होंगे, उसके लिए किस किस्म की तैयारियों की जरूरत होगी, कैसे एनडीए की चुनौती को या कहा जाए तो भाजपा की चुनौती को इंडिया गठबंधन उससे निपट पाएगा, किस किस्म की मेंटल स्ट्रेटजी या फिजिकल स्ट्रेटजी या फिर बाकी स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी, क्या होने जा रहा है भविष्य के गर्भ में, क्या कुछ ऐसा है जो अनोखा हो सकता है, जो बीजेपी की गाड़ी को बीच में रोक सकता है। चुनौतियां बहुत हैं, घृणा का वातावरण है, सामाजिक ताना बाना भारत का बिखरा हुआ है। भारत के लोगों में संशय और भय इतना मैंने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा जितना अब है। शायद भारत अपने सबसे बुरे संक्रमण काल में से गुजर रहा है और यहां पर जो इंडिया अलायंस है उसके बहुत सारे घटक कांग्रेस को मिला के किस किस्म की तैयारियों में इस समय लिप्त हैं। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, अमेरिका से आज वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की राजनीति को समझते हैं, राजनीति के फाइनर नुआंसेस को समझते हैं। कांग्रेस के साथ उनका हमेशा से बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। भारत के ओरिजिनल टेक्नोलॉजी मैन सैम पिट्रोडा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और अमेरिका में इस समय सुबह सुबह का समय है और आप हमारे साथ जुड़े हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं। इन चुनौतियों के बीच में अगर सारी नैया को कोई पार करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस का जो रिजुविनेशन है वो मुझे अचंभित नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं एक किस्म से ये लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन की गाड़ी के लिए रेल का इंजन बन सकता है। राहुल का जो रोल अमेरिका में रहा है या यूरोपियन दौरे पे रहा है, वो भी मुझे लगता है कि काफी ही इंस्पायरिंग रहा है और भाजपा इससे बहुत डरी हुई है। लेकिन इमरजेंस ऑफ राहुल ऑन द इंडियन सीन मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। किस किस्म की चुनौतियां हैं, क्या 6-7 महीने अगले हम देखने जा रहे हैं, मैं आपके इसका एक मैक्रो एनालिसिस जरूर चाहूंगा। सैम पिट्रोडा साहब। सबसे पहले दिनेश जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका कि मुझे आपने ये मौका दिया। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं ये चीजों में। मैं दूर से देश को देख रहा हूं। हमारी दृष्टि थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि मैं डे टू डे पॉलिटिक्स में इंडिया में एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मुझे आप सब की तरह इंडिया की चिंता रहती है। हमारे सामने जो भय है वो रियल है और आपकी तरह मैं भी चिंताजनक में पड़ा हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जब हम 81 साल के होंगे तब इंडिया ये पोजीशन में होगा। एक तरफ हमने बहुत तरक्की की है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन कैपेसिटी में, डेवलपमेंट में। जो जो बीज हमारे फाउंडिंग फादर्स ने लगाए थे, एग्रीकल्चर में, स्पेस में, राजीव गांधी के ज़माने में आईटी में, टेलीकॉम में, मिल्क प्रोडक्शन, वैक्सीन, ये सब बीज अब हमें फ्रूट्स दे रहे हैं।
उसी वक्त ये एक बड़ी चुनौती आ गई है हमारे सामने कि देश कौन सी दिशा में जाएगा। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक सपना देखा था जिसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, inclusion, diversity, and respect for all human beings was the real foundation on which we were going to build a nation. Today, ये फाउंडेशन पर बड़ा सवाल उठता है. This foundation is shaking. It is shaking because of idea of Hindutva, pushing for religion as the main conversation in politics, separating minorities, generating hate, and really dividing society with polarized politics in many different ways, whether it is rich and poor, urban, rural, Hindu, Muslim, Christian, Sikh, others, or caste, where Dalits and OBCs are basically not given the space they deserve. So, ये चुनाव जो 2024 का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है. इसीलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया है सबके साथ फॉर इंडिया अलायंस is the right approach to bring all political parties who believe in the idea of India rooted in our constitution to come together, align with shared interest to really come together to fight 2024 elections. कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है इसमें क्योंकि इट इज ए नेशनल पार्टी. Party has been around for more than 130 years and party has impeccable track record during independence movement, at independence, and after independence. When people say that nothing got done for 70 years, I feel sorry for them. कि कितने ignorant लोग हैं ये जो समझते ही नहीं कि क्या हुआ. अब हमारा एग्जाम्पल लीजिए. हम एक ऑर्डिनरी फैमिली से आए हैं, गुजराती, जन्मे उड़ीसा में. हमें एजुकेशन इंडिया में 6 साल तक कॉलेज में $10 में मिला. अब कौन सा देश ऐसा है जो आपको इतना सारा एजुकेशन एक ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चों को दे सकता है. अब आप देखिए हमारे लोग अमेरिका में, यूरोप में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं. ये कहां से हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज बनाई, उसमें ध्यान दिया और ह्यूमन कैपेसिटी बनाई. अभी जो देश है ये देश इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल दैट वी हैव क्रिएटेड, नॉट बिकॉज ऑफ सम मिनरल और नॉट बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस फर्वर. ये लोग भूल गए हैं क्योंकि सब झूठ बोलते हैं ना, सब गप मारते हैं, जो भी मन में आए वो बोल देते हैं और टीवी वाले वो भी दिखाते हैं. ऐसे में ये इलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इलेक्शन देश की दिशा डिसाइड करेगा.
किस तरफ देश आगे बढ़ेगा? देश सत्य के रास्ते पे, प्रेम के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे मिलजुल के काम करेगा, और देश ऐसा बनेगा जहां कॉन्स्टेंटली झगड़ा ही चलता रहे और अशांति फैलती रहे? इससे सब लोगों को नुकसान होगा। इकोनॉमी को नुकसान होगा, बच्चों के एजुकेशन को नुकसान होगा, कम्युनिटी को नुकसान होगा। तो ये चुनौती लोगों के सामने है। अब लोगों को डिसाइड करना है कि कैसा भविष्य उन्हें चाहिए। एक चीज दिमाग में आती है, बहुत बड़ा सेक्शन रेडिकलाइज्ड हो चुका है, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं रोज अपने आसपास देखता हूं, और ये छोटा सेक्शन नहीं है सैम साहब, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। इनके ऊपर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी मुल्क में अगर इस लेवल पर रेडिकलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड and then state sponsored violence, and that can rupture the fabric of this country. हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। जो हमने कमाया है ह्यूमन कैपिटल से इतने साल में, जो पंडित नेहरू ने लेगेसी छोड़ी वहां पर, या कांग्रेस ने लेगेसी छोड़ी, जहां एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, और आज महाराष्ट्र के अंदर तो सरकार ने एक हुक्म जारी कर दिया कि कोई सरकारी स्कूलों को गोद लेना चाहे तो ले ले, हमारे पास स्कूल चलाने को पैसे नहीं है, छोटे स्कूल चलाने को पैसे नहीं है। अगर सबसे रिच स्टेट इस स्टेट में आ जाए कि जहां अपने स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को कहे आप गोद ले लो, तो यू आर शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टेकिंग अप द एजुकेशन एंड हेल्थ विच इज वेरी बेसिक, यू कैन से प्रेरोगेटिव ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम जा कहां रहे हैं? अल्टीमेटली रेडिकलाइज्ड यूथ है, और साथ में जो हमारी हेल्थ और एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे हम दूर जा रहे हैं। तो where the money is going ultimately, what government thinks, what they can do right now, ये मेरे लिए चिंता का विषय है सैम साहब। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। हमारे देश में 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर इंडियन मुस्लिम्स हैव नॉट बीन रेडिकलाइज्ड। वी आर द होप फॉर द वर्ल्ड। सब जगह, all the way up to Pakistan, people have been radicalized. In India, still there is peace, tranquility, bhaichara, and we are playing with that, and we have played with that for last several years, and it could really destroy the very fabric of united India. We are all worried. I always give this example that when I was growing up in a small little village in Orissa, right in front of my house was a Muslim family. On the left was a Marwari Jain family. On the right was Sardarji, and in the back was Oriya tribal. We all lived together, played together, celebrated things together. No one ever thought that we were different. We were all Indians with diverse background, and we lived in peace and harmony. There was never a fight. There was never any bad word spoken against anybody. That's the India I assumed is the India we will have. And when I see today's rhetoric, I mean, I just heard someone in the parliament speaking, against someone. I mean, that just doesn't make sense. How can we allow this kind of discourse? There is no dignity in our discourse. So I agree with you that I am very worried about the future of India. And ultimately, it boils down to only one fundamental issue. What kind of democracy we want to build? What is our version of democracy? Is democracy for everybody or for a group of people?
Is democracy for peace and love or for hate and unrest? The rest of the things don't matter. And if there is unrest, it will be impacted everywhere. It will hurt our economy, our jobs, our inflation. And you can see all that on the ground right now. No amount of lies can hide the fact that we have not created jobs. No amount of lies can hide that inflation is high. No amount of lies can distract from the economic development. And without vibrant democracy for everybody, India cannot move forward. We take great pride in the fact that we are going to be the third largest economy. We are the fifth largest economy. It is only because of the numbers of people we have. It is not necessarily because of the high income level. If you have 1.5 billion people, you are definitely going to be number one or number two. But what has happened to your poor people, to your slums, to employment? For every billionaire in India, there are 100,000 poor who don't get enough to eat. So should we really take pride in creating billionaires? Or should we take pride in lifting more people from bottom of the economic pyramid? In India, you have multi-million-dollar mansions, and then you have huge slums. I mean, it is that disparity that bothers us. It is that inequality that we need to fix. And we just don't pay attention to the details. We create false narrative. We use media to promote false narrative. We pay people to promote one-sided narrative. Don't give space to others. We manipulate things. I'm worried about, lots of things. I'm worried about EVM. I'm worried about, campaign. I'm worried about, media. The key challenge in front of India Alliance is to really come together, remain together with shared vision and make a dent in 2024 election. इस हफ्ते मेरे पास 2 डेटा आए, क्रेडिबल डेटा। एक डेटा आता है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, जो काफी विश्वसनीय है। 25 साल से नीचे के ग्रेजुएट्स 25 years and below, 42% graduates are jobless. It shocks our conscience. हम डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी की बात करते हैं, लेकिन हमारे यूथ के पास जॉब नहीं है। 42% is a number which can scare anyone. और दूसरा आंकड़ा ये आता है एक और सर्वे से कि 2019 में जो बॉटम के 50 करोड़ हैं, जिसकी आपने बात की, जो बहुत गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, 2019 में उस 50 करोड़ का 28% अंडर हैवी डेट था। डेट किसके लिए था? बोरो किसके लिए करते हैं? खाने की चीजों के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए, घर के अनाज के लिए वो बोरो करते हैं, दवा खरीदने को, डॉक्टर के लिए वो बोरो करते हैं। वो 28% का सेगमेंट 2023 में आके 40% में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ 40% ऑफ दोस 50 करोड़ पीपल आर अंडर हैवी डेट बर्डन। उनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है। आपने इनइक्वालिटी की बात की। दिस इज द स्टेट वेयर 42% आर जॉबलेस अंडर 25, और ये स्टेट अंडर जो 50 करोड़ लोग हैं उनकी हालत है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कहां आ गए हम, ये हमने क्या किया, क्या है सैम साहब? ये हमने, और मे बी द वे टू से इट इज, यहां पहुंचे हैं इसलिए कि हमने छोटे
बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, कि हमने खाली बड़े बड़े लोगों को लोन्स दी लाखों करोड़ में, क्योंकि बैंक के लिए वो सीधी बात है कि एक कंपनी को बहुत ज्यादा लोन दे दे, एज अपोज टू लिटिल लोन्स टू लॉट्स ऑफ पीपल। सो हमारा जो मॉडल है टॉप डाउन इज नॉट वर्किंग। वी नीड गांधीयन मॉडल ऑफ बॉटम अप। वी नीड मोर डिसेंट्रलाइजेशन। अभी क्या हुआ है कि सब चीज सेंट्रलाइज हो गई। स्टेट्स को ज्यादा फ्रीडम नहीं है, स्टेट के पास पैसे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट डज नॉट टेक लोकल पीपल इनटू कंसिडरेशन, और सब चीजें सेंट्रल से डिसाइड होती है। दैट सेंट्रलाइजेशन डजंट वर्क इन इंडिया। Now is the time to decentralize. Earlier we could not decentralize because we didn't have resources. We didn't have human capacity. Somebody could say, why didn't we do that in 47? Because we didn't have resources. We didn't have human talent. Now we have enough human talent. We have enough financial resources to really restructure our economic paradigm, where we look at bottom of the pyramid development, small and medium scale industries, handicraft, local jobs, and not really rely on few big billionaires to create jobs. Investment that goes into all these big projects don't create enough jobs. If that investment went into brassware, bamboo industry, furniture industry, food processing, then we will create a lot of local jobs. We are investing in wrong projects. These projects take a lot of money, benefit only a handful of people, and don't create jobs. So we take great pride in the fact that our GDP is 7%, 6%, 5%. But that GDP doesn't percolate down into benefits to people. What kind of GDP is that? And I agree with you. If we have 40%, 42% graduates unemployed, that's playing with fire. Okay? We got to find meaningful jobs for them. And there are lots of jobs in environment, energy, maintenance. Our maintenance is very poor everywhere, whether maintaining our rivers, maintaining our homes, our municipalities. There are huge number of jobs in cleaning up the country. But for that, you got to invest in the right things. And that's where I think we have failed in the last few years. जी, एक छोटा एग्जांपल और लेना चाहूंगा where we have failed immensely. 2014, when Modi ji came to power, हमारा पर कैपिटा इनकम $1,500 था, and Bangladesh had the per capita of 1,200. I extensively covered Bangladesh for many years. आज 10 साल के बाद हम करीब करीब $2,300 पे हैं और बांग्लादेश $2,800 पे, $2,800 पे है। जो उनका गारमेंट मिरेकल है, हिंदुस्तान के आधे गारमेंट मेकर्स बांग्लादेश चले गए अपने कपड़े बनवाने के लिए। हम कहते रह गए कि हम बहुत सारे तिरुपुर पैदा करेंगे, लेकिन जो एक तिरुपुर था हमने वो भी आधा करके डिस्ट्रॉय हो गया, हम उसको भी नहीं संभाल पाए। ये एक वो सेक्टर था जहां पर बांग्लादेश में विमेन एम्पावरमेंट होता है। ऑलमोस्ट 40 to 60 lakh women are working in that sector in that country, sir. और हमारे यहां 5 में से सिर्फ एक महिला काम करती है और 80% होम मेकर्स हैं। हम उनको यूज कर सकते थे इंडस्ट्री में, हमने नहीं किया। Isn't it our failure, sir? Absolutely. India has been the textile capital of the world for a long, long time. We have great tradition of weaving.
But that required investments. We didn't put investments in that because in that we didn't see a multinational. Bangladesh saw a need to build a lot of small companies, provide employment to women, and they aligned with China on this. So all the Chinese job and Chinese manufacturers, those who were looking for low wages, came to India. It was that simple. Okay. I mean, came to Bangladesh, sorry, came to Bangladesh as opposed to coming to India. And we lost it. Okay. So it was a great opportunity lost because we did not focus on small and medium scale industries. Okay. जी एक मिनट देंगे मुझे जी you can take as much time. No positive time, sir. जी sir, as much time. No issue, sir. शायद उनको थोड़ा सा एक पर्सनल कुछ उनका कुछ काम है जिसके कारण रुके, लेकिन हम उनका इंतजार करेंगे ताकि हम जैसे ही वो रिज्यूम करते हैं तो हम अपने इंटरव्यू को आगे लेके जाएंगे। और ये बातचीत हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जो भारत की जो आने वाली दशा और दिशा है, जी मुझे लगता है वापस आए हैं सर, तो विल बी जी। My apology. नहीं, no issues. Please carry on, sir. He rang the doorbell and there is nobody here, so. No issues, sir. Thank you. Sorry, you'll have to edit a little bit. Doesn't matter. We'll do it, sir. No issue, absolutely. Thank you. Otherwise, I was carrying on my commentary here, so there won't be any disruption as such. People will not have any kind of discontinuity there. Thank you. So you are talking about this Chinese investing in Bangladesh, and then yes, you can complete that sentence. So I think the example that you gave was a great example that India lost on garment industry because India did not pay attention to small and medium scale entrepreneurs and spend more time in building mega projects. And there are lots of opportunities like this globally and nationally. Like I said earlier, during Manmohan Singh time, we were working as part of the National Innovation Council on clusters. We have huge amount of clusters in India. Brassware cluster in Muradabad, जहाँ पे 5 लाख लोग काम करते हैं. Tens of thousands small scale industries है. Bamboo cluster in Agartala, furniture cluster in Kerala, pharmaceutical cluster in Gujarat. ऐसे हमारे वहां 200 बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं. वैसे तो बहुत है क्लस्टर्स, लेकिन 200 clusters are big. Why don't we build those clusters? उनको लोन नहीं मिलती, उन लोगों को कोई लोन नहीं देता, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो हजारों करोड़ की लोन लेके भाग जाते हैं. तो somebody has to pay for it. At the end, poor people are paying for it. तो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है. And we have to change that. We have to change our policies on economic development. We'll have to change our policies on education, health. We'll have to change our policies on environment. We have a lot of work ahead of us because we have taken a wrong path. And we are lying about our development. We are not presenting
the real picture. Okay. लास्ट के एक या दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. Yeah. Bangladesh prospered on women empowerment. Shining example in the world. मैं समझता हूं कि जो महिला आरक्षण आया है, अब वो 7-8 साल बाद, 10 साल बाद कब लागू होगा पता नहीं है. जब तक टॉप लेवल पे विमेन को एम्पावर नहीं किया जाएगा, इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इट विल नॉट परकुलेट डाउन. सर, एग्री. मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जहां मोदी सरकार अपने पैर खींच रही है कि विमेन आरक्षण 8-10 साल बाद दिया जाए, या पता नहीं उसके बाद भी कितना और वक्त लगे, क्या इंडिया अलायंस इस किस्म का निर्णय ले सकता है वॉलंटरली कि वो 540 में से 180 सीटें महिलाओं को देकर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर विमेन लोकसभा में आएंगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनके जॉब रिलेटेड, और जो आपने क्लस्टर्स की बात की है जहां पर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, एक सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक फील हो सकती है, शायद वो एक नया पैराडाइम लिख सके, एक नई शुरुआत इंडिया अलायंस कर सकता है. वो प्रीच करते हैं, इंडिया अलायंस प्रैक्टिस कर सकता है कि आप 10 साल बाद देंगे, हम आज ही देने को तैयार हैं. 180 नहीं देंगे, 150 सीटें अगर देते हैं, इट विल बी ए फैंटास्टिक एंड फैबुलस लॉन्चिंग पैड फॉर द इंडिया अलायंस कि हाँ, हम महिलाओं के प्रति वास्तव में ही एम्पैथेटिक हैं, हम सिंपैथेटिक हैं. सर, सैम साहब. I agree with you. I appreciate your idea and suggestion. I believe India Alliance should take this into serious consideration. Rahul Gandhi has said it again and again that there is no need to wait. We can implement this today, and we must push. I must tell you that in Rajiv Gandhi's time, this issue was discussed. I was there. We were all there. Okay. Rajiv Gandhi used to be a great champion of bringing women into mainstream. Not that we succeeded in everything we tried to do. I personally remember lots of women will come to him with this idea, that idea, and he couldn't deal with at times all of these requests. So he would ask them to come talk to Sam Pitroda. So a lot of these women will come to my house in the evening. And we would talk, and they were highly qualified, energetic, decent women who wanted to participate. They were frustrated. So this process started in Rajiv Gandhi's time. It's unfortunate that it took 35 years to get here. But now that we are here, I agree with you, we need to expedite that process. There is no reason to wait till 2029. I mean, why wait for 6 years? It doesn't make sense. Start the process now. And I agree with you. I would also, with folded hand, request India Alliance to take your input into consideration and increase number of women's participation and show to the country that we believe in it and we are ready to implement now. It's a good idea. एक आखिरी सवाल सर. I value your time, sir. मैं एक फैकल्टी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी हूँ, कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, और स्टूडेंट्स जो भी बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं उनके लिए भी हूँ. लेकिन मैंने हर जगह लोगों को सबड्यूड पाया है आजकल. वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर एक डर है, एक खौफ है. और मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक 25 साल का एज ए फैकल्टी होने के नाते, हालांकि मैं काम तो कहीं और कर रहा था लेकिन वहां भी मैं एज ए टीचर ही था एक्चुअली, देखा जाए तो, कि जो सोसाइटी डरी हुई होती है, खौफ में होती है, ना तो वो इन्वेंट कर सकती है ना इनोवेट कर सकती है. ऐसा समाज अपने अंदर घुटता रहता है. कहीं ना कहीं इसे एक ताजी हवा की जरूरत है,
एक नई व्यवस्था की जरूरत है, एक नए परिवर्तन की जरूरत है। वरना भारत के अंदर जो इमेंस टैलेंट है, जो हमारे पास मुश्किल से 10 साल बचे हैं एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के, मुझे डर लगता है कि कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए कहीं हमारे लिए। क्योंकि अगर 40-42% ग्रेजुएट्स काम नहीं कर रहे हैं अंडर 25, तो ये मेरे अंदर भी खौफ भर देता है। डरा हुआ समाज कैसे तरक्की करेगा? ये मेरा आखिरी सवाल है सैम पित्रोदा साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी सोसाइटी में जब फियर लगा रहता है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे वहां इतना बड़ा फियर लगा पड़ा है सबके दिमाग में कि कुछ बोल दिया तो सरकार हमारी पीछे लग जाएगी, कुछ बोल दिया तो इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाएंगे, ईडी आ जाएगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। मैं न्यूयॉर्क में 6 महीने पहले एक वॉक थी, भारत जोड़ो यात्रा की तरह, छोटी सी 1.5 माइल की। उस वॉक में मैं शामिल हुआ। नॉर्मली मैं नहीं जाता, बिकॉज आई एम टू ओल्ड टू वॉक लाइक दैट एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो वॉक को बड़ा मीडिया में दिखाया गया। दूसरे दिन विद इन 24 आवर्स ईडी ने मुझे ईमेल भेजी कि आप बताइए आप कांग्रेस पार्टी के नेता कब बने, कब मेंबरशिप ली। कमाल है। तो मैंने उन्हें लिखा कि आपको जान के क्या काम है। दूसरा कोई होता तो घबरा जाता। तो उन्होंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 37, 39 डैश ब्ला 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 वट एवर इट इज। ओके, आई सेड भाई मैं तो ये नहीं समझता ये क्या चीज है। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट फियर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव इट मे बी डिफरेंट, I respect their perspective. But from my perspective as a citizen, it was intimidation. अब ऐसा आप सब लोगों को करेंगे तो बेचारे एवरेज लोग घबरा ही जाएंगे। ये क्या चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर जो फियर आप जनरेट करेंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। जी। हमें तो प्रेम से लोगों को समझाना है, हिम्मत देनी है, सपोर्ट करना है यंग लोगों को, और कहना है आप कुछ भी बोलो ठीक है, यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, उसमें क्या प्रॉब्लम है भैया। वी आर ए डेमोक्रेसी, यू हैव राइट टू स्पीक, यू डोंट हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। आई कैन से समथिंग विच यू मे नॉट लाइक, विच इज ओके, बट we'll still remain friends. We agree to disagree, and that's what democracy is all about. Just because I say something against government doesn't mean I'm talking against India, doesn't mean I'm criticizing an individual. इंडिया में एक चीज दूसरी मैंने देखी कि सबकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। एवरीबडी गेट्स हर्ट वेरी इजीली। कुछ भी आपने बोल दिया दे गेट हर्ट, बोले हमारा इंसल्ट हो गया। अरे भाई, नोबडी कैन इंसल्ट यू इफ यू डोंट वांट टू बी इंसल्टेड। How can somebody insult you just by saying something against you? लेकिन ऐसा माहौल किया गया है अभी देश में कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर है, होप नहीं है। इंडिया अलायंस को होप जनरेट करनी है, इंडिया अलायंस को लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, बिकॉज 2024 इलेक्शंस आर राइट अराउंड द कॉर्नर। एंड वंस अगेन आई वुड से that the 2024 elections will decide the destiny of India and destiny of Indians. Indians will have to decide what kind of India they want to build. If they want to build an India with fear, hate, lies, mistrust, they will pay for it. It's their option. We can't do anything.
बिल्कुल आपने सही कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी कुछ घाव, कुछ जख्म इतने गहरे हो जाते हैं, फिर पता नहीं कितने बरस और कितने दशक उसको लग जाते हैं भरने में। लेकिन इन शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लूंगा और सैम साहब आपसे भी आज्ञा लूंगा कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े। मुद्दे तो बहुत हैं आपके साथ बात करने वाले, लेकिन वक्त की जो नज़ाकत है, थोड़ा उसका भी देखना पड़ता है। तो मैं आपके वक्त की भी वैल्यू करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने ये वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाल के हमारे साथ न्यूज टाइम के मंच पर Dinesh आए। ji, बहुत बहुत thank you शुक्रिया। very much. Thank you very much, Dinesh ji, for the opportunity. I wish you and all your viewers great future. I appreciate the opportunity and hope we can talk again sometime. श्योर सर। Thank you. अब आपका हमेशा से क्या कहते हैं कि न्यूज टाइम के मंच पर हमेशा ही स्वागत है आपका। Thank you. धन्यवाद आपसे। Thank you. शुक्रिया। शुक्रिया।